हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिसंचरण तंत्र, जिसको हम कहते हैं परिवहन तंत्र। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था श्वसन तंत्र, उसके अलावा पोषण क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। देखिए, परिसंचरण क्या होता है। मानव शरीर में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इनको प्रत्येक कोशिका में पहुंचाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? परिसंचरण तंत्र के द्वारा, जिसको हम परिवहन तंत्र भी बोल सकते हैं। और इसकी खोज जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई? विलियम हार्वे के द्वारा। इसको हम अलग अलग देखिए, परिसंचरण तंत्र जो होता है इसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं। तो परिसंचरण तंत्र में शामिल अंग जो है वो कौन कौन से हैं? रक्त, इसके अलावा धमनी, शिराएं, और चौथा आपका इम्पोर्टेंट अंग जो है हृदय। क्या है? हृदय। देखिए, हृदय हमारे परिसंचरण तंत्र का सबसे मुख्य अंग होता है। ये पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है? पंप करता है, और प्रत्येक कोशिका में रक्त को क्या करता है? पहुंचाता है, जिसके माध्यम से आपकी प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है आपके फेफड़ों में। इसके अलावा जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे प्रत्येक कोशिका में पहुंचाए जाते हैं, किसके माध्यम से? आपके हृदय के माध्यम से। तो ये आपके शरीर का पंपिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले है आपका रक्त। देखिए, रक्त क्या होता है? ये हम सभी जानते हैं कि रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। तो इसकी जो सही डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? देखिए, रक्त एक ऐसा तरल विलीन होता है जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता। किसी भी द्रव के बहने का जो गुण होता है उसको हम क्या कहेंगे? श्यानता कहेंगे। देखिए, रक्त जो है वो दो भागों से मिलकर बनता है। रक्त कितने भागों से मिलकर बनता है? दो भागों से। अभी हमने डिस्कस किया कि रक्त कैसा विलीन होता है? एक तरल विलीन होता है, और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है? 7.4। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है? क्षारीय होता है। तो यहाँ पे रक्त जो है वो कैसा विलीन होता है? रक्त एक क्षारीय विलीन है जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। तो ये चीज़ आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, रक्त यदि एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें, एक हेल्दी पर्सन की बात करें, तो एक हेल्दी पर्सन में रक्त की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। और यदि हम भार की दृष्टि से देखें तो भार की दृष्टि से कुल बॉडी का 7% रक्त होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। आगे हम बात करें कि जो रक्त होता है वो किन किन भागों, कौन कौन से भाग होते हैं रक्त के। तो रक्त को दो भागों में डिवाइड हम कर सकते हैं। पहला है आपका प्लाज्मा। पहला क्या है? प्लाज्मा। और दूसरा होता है रुधिराणु। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है? रुधिराणु, जिसको हम रुधिर के अणु बोल सकते हैं। देखिए, प्लाज्मा क्या होता है? रक्त को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तरल भाग और दूसरा क्या होता है? ठोस भाग। तो जो रक्त का अजीवित तरल भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। रक्त का अजीवित तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और जो ठोस भाग होता है वो क्या कहलाता है? रुधिराणु कहलाता है। देखिए, पहला है आपका प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो है वो क्या होता है? रक्त का तरल भाग होता है जिसमें जल की जो मात्रा है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप साथ साथ नोट करते जाइए।
जल की मात्रा जो होती है प्लाज्मा में वो कितनी होती है, 90 से 92%। इसके अलावा 8% क्या होंगे इसमें, देखिए प्लाज्मा में 8% क्या होते हैं, प्रोटीन, फॉर एग्जांपल ग्लोब्यूलिन्स है, इसके अलावा फाइब्रिनोजन है, और कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ प्लाज्मा में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। देखिए फाइब्रिनोजन का मुख्य कार्य क्या होता है, फाइब्रिनोजन एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसका निर्माण विटामिन के की सहायता से होता है, कहाँ पे, लीवर के अंदर। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है आपके शरीर में रुधिर का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बिना रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, इसलिए ये क्या होती है, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कहते हैं किसको, प्लाज्मा को। आगे हम रुधिराणु की बात करें तो देखिए रुधिराणु कैसा भाग होता है रक्त का, ठोस भाग होता है। कैसा भाग होता है, ठोस भाग होता है। और इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो देखिए रुधिराणु किन किन से मिलकर बनते हैं, रुधिराणु में क्या क्या उपस्थित होता है, आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और थर्ड है आपका ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम कहते हैं रक्त बिंबाणु। देखिए आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, रेड ब्लड करप्सेल्स, डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहेंगे, वाइट ब्लड करप्सेल्स, और ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या कहेंगे, रक्त बिंबाणु। तो ये एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो इनको हम कोशिकाएं क्यों नहीं बोलते, इनको हम कणिकाएं या फिर करप्सेल्स क्यों कहते हैं, तो ऐसी कोशिकाएं जो किसी दरों में उपस्थित होती हैं, जो कभी एक जगह पे फिक्स नहीं होती, स्थानांतरित होती रहती हैं, तो ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, करप्सेल्स कहेंगे, ना कि सेल कहेंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो क्या है, आरबीसी। देखिए प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। किनकी आरबीसी में, जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन कुछ स्तनधारी ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ऊंट है, लामा है, इनकी आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। आगे हम इनका निर्माण देखें तो आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। इनका जो जीवन काल है वो क्या होता है, 120 दिन। कितने दिन तक जीवित रहती हैं, ऑलमोस्ट 120 दिन तक इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। और इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ पे होती है, प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। देखिए यदि हम भ्रूण अवस्था की बात करें तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण है वो कहाँ पे होता है, प्लीहा में या फिर लीवर में होता है। भ्रूण अवस्था में इनका निर्माण कहाँ पे होगा, प्लीहा में। और वैसे इनका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। इसमें एक तत्व उपस्थित होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी में पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन। यदि हम इसको अलग अलग डिवाइड करें, अलग अलग तोड़ के देखें तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। क्या लिख सकते हैं इसको, हीम प्लस ग्लोबिन। देखिए हीम क्या होता है, हीम एक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। और ग्लोबिन यहाँ पे क्या है, ग्लोबिन एक लोह युक्त प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, लोह युक्त, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से संयोग करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, देखिए हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या हो गया, पोषक तत्वों को प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना, इसके अलावा ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को आपके फेफड़ों में वापस लाना कार्य होता है किसका, हीमोग्लोबिन का। या फिर मैं बोल सकता हूं आरबीसी का। मान लीजिए आपके शरीर में आरबीसी की क्या होती है, कमी होती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो रक्त है वो क्या हो गया, कम हो गया। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया। और यदि हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है तो क्या होगा, आपके शरीर में लोह तत्व की कमी होगी।
और लोह तत्व की कमी होगी तो आपको होने वाला जो रोग है वो कौन सा होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होगा? एनीमिया, जिसको हम कहते हैं रक्त क्षीणता या फिर रक्त की कमी। आगे हम बात करें WBC की, तो देखिए WBC इनका RBC का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। इनको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आगे है आपका WBC, जिसको हम कहते हैं वाइट ब्लड क्रस्टल्स या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं। देखिए WBC को शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, बिकॉज क्योंकि ये आपके शरीर को रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं, कैपेसिटी प्रदान करती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे इनको? मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। इनका जो निर्माण है वो भी कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन इनका जो जीवन काल होता है वो क्या होता है? 2 से 4 दिन। लेकिन इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पे होती है? देखिए RBC की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। लेकिन WBC की जो मृत्यु है वो कहाँ पे होगी? रक्त में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनका जीवन काल क्या होता है? 2 से 4 दिन। इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? ल्यूकोसाइट। इनको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। यदि आपकी WBC इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, देखिए क्या होता है, यदि WBC डिक्रीज होंगी, कम होंगी संख्या में, तो आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा। और यदि WBC अनियंत्रित होकर के बिना वजह के ही क्या होती हैं? बढ़ने लगती हैं, तो ऐसी कंडीशन में होने वाला रोग जो है वो क्या है? ल्यूकेमिया। कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया, जिसको हम क्या कहेंगे? रक्त कैंसर। ल्यूकेमिया को हम क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर का जो रीजन है वो क्या होता है? WBC के अनियंत्रित होकर बढ़ने से होने वाला रोग होगा वो कौन सा होगा? ल्यूकेमिया, जिसको क्या कहा जाता है? रक्त कैंसर। आगे हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स की और इनका मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए ब्लड प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करना, सहायता करना कार्य होता है किसका? ब्लड प्लेटलेट्स का। इनका निर्माण कहाँ पे होता है? इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इनका जीवन काल क्या होता है? 8 से 10 दिन। कितना होता है? 8 से 10 दिन। और इनका मेन फंक्शन, इनका मुख्य कार्य क्या होगा? इनका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करना, सहायता करना। इनका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। और इनकी मृत्यु कहाँ पे होगी? इनकी मृत्यु होती है यकृत में या फिर प्लीहा में। आगे हम डिस्कस करते हैं धमनियाँ क्या होती हैं, शिराएं क्या होती हैं। तो देखिए आप डायग्राम से इसको देख सकते हो। धमनी हम किसे कहेंगे? धमनी और शिराएं आपके शरीर में पाई जाने वाली रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आती हैं, पोषक तत्व पहुंचाती हैं। तो धमनी क्या होती है? ऐसी ही आपकी महाधमनी, ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो आपके हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? धमनियाँ कहेंगे। और धमनियों की सबसे खास बात क्या होती है? इनमें जो रक्त होता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड इसको हम कहते हैं, शुद्ध रुधिर हम इसको कहते हैं। धमनियों की जो दीवारें होती हैं, धमनियों की जो भित्तियां होती हैं वो शिराओं की तुलना में क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। शिराओं की यदि हम बात करें तो शिराओं की जो भित्तियां होती हैं वो धमनियों की तुलना में क्या होती हैं? कमज़ोर होती है। शिराओं में जो रक्त पाया जाता है वो रक्त कैसा होता है? CO2 युक्त, जिसको हम बोलेंगे अशुद्ध रुधिर। क्या कहेंगे इसको? अशुद्ध रुधिर। देखिए शिराएं क्या होती हैं? ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो हमारे शरीर से हृदय में रक्त पहुंचाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? शिराएं कहेंगे। और शिराओं में जो रक्त पाया जाता है वो रक्त कैसा होता है? CO2 युक्त या फिर अशुद्ध रुधिर। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इनमें शुद्ध रक्त, इनमें अशुद्ध रक्त। दूसरा, इनकी भित्तियाँ मोटी होती हैं, मजबूत होती हैं। इनकी भित्तियाँ क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। ये डीप होती हैं, ये डीप नहीं होती, गहरी नहीं होती, ये गहरी होती हैं। यहाँ से क्लियर आपकी ये चीज़ें। दूसरा, इनमें
प्योर ब्लड होता है, इनमें कैसा होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। कुछ अपवाद भी हैं जिसको हम बाद में जब हम हृदय पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी धमनी है, इसके अलावा पल्मोनरी सिरा है, क्या होती हैं। देखिए आगे आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हृदय। हृदय क्या होता है और स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बनावट के बेसिस पे, बनावट के आधार पे हृदय को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हृदय कितने प्रकार का होता है बनावट के आधार पे। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, यदि मानव हृदय की हम बात करें तो मानव हृदय की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, बंद मुट्ठी के समान। कैसी होती है, बंद मुट्ठी के समान। और इसके चारों ओर जैसा आप देख पा रहे हो, हृदय के चारों ओर एक प्रोटेक्शन होता है, एक कवरिंग होती है, एक आवरण पाया जाता है और उस आवरण को हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। उस आवरण को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, जो आपके हृदय की बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, चैम्बर को हम कहते हैं कक्षक या फिर कोष्ठक। तो आपके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, देखिए 1 2 3 4, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 आलिंद और 2 क्या होते हैं, नीले। हृदय का जो ऊपर का पार्ट होता है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे, आलिंद कहते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। तो आलिंद और नीले के बेसिस पे या स्ट्रक्चर के बेसिस पे हृदय कितने प्रकार का होता है, डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट है 2 चैम्बर का हृदय या फिर 2 कक्षीय हृदय। तो 2 कक्षीय हृदय कौन सा होगा, ऐसा हृदय जिसमें 2 क्या होते हैं, सॉरी 1 क्या होता है, आलिंद, और 1 ही क्या होता है, नीले होता है। तो ऐसे हृदय को हम क्या कहेंगे, 2 कक्षीय हृदय। और ऐसा हृदय पाया जाता है किसमें, मछलियों में। तो मछलियों का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, 2 कक्षीय हृदय। दूसरा देखिए त्रिकक्षीय हृदय। तो त्रिकक्षीय हृदय का मतलब ऐसा हृदय जिसमें 2 आलिंद और 1 क्या होगा, नीले होगा, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिकक्षीय हृदय। फॉर एग्जाम्पल सरीसृप वर्ग के प्राणी, जैसे सांप है, सरीसृप। लेकिन यहाँ पे अपवाद है, इसको आप ध्यान से देखिए। अपवाद कौन है, मगरमच्छ। अपवाद कौन है, मगरमच्छ। क्यों है अपवाद, क्योंकि मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्षक होते हैं, 4 होते हैं। मगरमच्छ में कितने होते हैं, 4। आगे हम डिस्कस करते हैं मानव हृदय की, जो 4 कक्षीय हृदय होता है। 4 कक्षीय हृदय का मतलब ऐसा हृदय जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, नीले होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, 4 कक्षीय हृदय। फॉर एग्जाम्पल एविस ग्रुप, पक्षी वर्ग और मनुष्य, इनका जो हृदय होता है वो कैसा होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 क्या होते हैं, नीले होते हैं। ये थी नॉर्मल स्ट्रक्चर किसकी, हृदय की। एक बार आप दोबारा से इसको नोट कीजिए। देखिए हृदय बंद मुट्ठी के समान होता है। इसका जो वेट होता है वो अबाउट होता है 350 ग्राम, 350 ग्राम। इसके चारों ओर एक आवरण होता है, कवरिंग होती है, और उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, जो बाहरी आघातों से आपके हृदय की क्या करता है, सुरक्षा करता है। दूसरा, आपके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर और 2 क्या होते हैं, नीचे। ऊपर वाले पार्ट्स को हम आलिंद कहते हैं और नीचे वाले पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, नीले कहेंगे। अब हम देखेंगे इसका फंक्शन। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि शिराएं क्या होती हैं। शिराएं वो रक्तवाहिनियाँ जो आपके शरीर से हृदय में रक्त ले जाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, शिराएं कहेंगे। तो यह आपकी सबसे बड़ी शिरा होती है आपके हृदय की, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा महाशिरा, जिसके अंदर आपकी बॉडी से रक्त आता है। कहाँ पे रक्त आएगा, कहाँ पे आता है, दाहिने आलिंद में। सबसे पहले रक्त कहाँ पे आया, दाहिने आलिंद में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, एक वॉल होता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या कहेंगे, द्विवलनी कपाट। और जैसे ही आपका दायां आलिंद कंप्लीटली फिल होता है, भर जाता है, तो आपका ये वॉल जो है वो क्या होता है, ओपन होता है, खुलता है, और साउंड आती है किसकी, लब की। और सारा रक्त जो है वो कहाँ पे आ जाता है, सारा रक्त कहाँ पे आएगा,
दाहिने आलिंद में। देखिए ये ब्लड कैसा था, शिराओं के माध्यम से आया, तो ये ब्लड कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। ये रक्त कैसा है, अशुद्ध। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हृदय के दाएं भाग में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हृदय के दाएं भाग में रक्त कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। अब आपका जो रक्त दाहिने नीले में है, दाहिने नीले से ये रक्त जाएगा कहाँ पे, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से। मैंने अभी आपको बताया कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियां क्या होती हैं, धमनियां होती हैं। और धमनियों में रक्त कैसा होता है, शुद्ध होता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी में रक्त कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, जो इसका अपवाद होता है। देखिए दाएं नीले से रक्त कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से कहाँ पे आएगा, फेफड़ों में। कहाँ पे आता है, लंग्स में आता है। और लंग्स में जैसे ही लंग्स में आएगा तो आपकी जो रुधिर वाहिनियां हैं वो किससे कनेक्टेड होती हैं, कूपिकाओं से, जैसा हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। और वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर अधिक होने की वजह से आपका ब्लड ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और फिर आपका रक्त कैसा हो जाता है, प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और फिर आपके फेफड़ों से निकल करके पल्मोनरी शिरा के माध्यम से, किसके माध्यम से, पल्मोनरी शिरा के माध्यम से कहाँ पे आएगा, आपके बाएं आलिंद में आता है। ये बाएं आलिंद में रक्त कैसा आया, प्योर ब्लड। कैसा रक्त आया यहाँ पे, प्योर ब्लड। और जैसे ही बाएं आलिंद में रक्त आता है, जब ये कंप्लीटली फिल होता है तो आपका ट्राइकस्पिड वॉल, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो, आपका ये वॉल क्या होता है, ओपन होता है। और साउंड कैसी आती है, लब की। और सारा रक्त जो है वो कहाँ पे आ जाता है, आपके बाएं नीले में। तो देखिए दाएं भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में रक्त कैसा है, प्योर ब्लड है, शुद्ध रक्त होता है। जैसे ही रक्त आपका बाएं नीले में आता है तो वहाँ से जब बायां नीले कंप्लीट फिल होता है, पूरा भर जाता है, तो ये रक्त निकल के कहाँ पे जाएगा, महाधमनी में। कहाँ पे जाता है, महाधमनी में। और महाधमनी से असंख्य धमनियां निकलती हैं और जिसको पूरे शरीर में रक्त को क्या करती हैं, पहुंचा देती हैं। ये आपका फंक्शन है आपके हृदय का। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे हृदय में रक्त कितनी बार आता है, 2 बार। एक बार हमने देखा सुपीरियर वेना कावा की हेल्प से इम्प्योर ब्लड, और फिर पल्मोनरी शिरा के माध्यम से प्योर ब्लड आता है बाएं आलिंद में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि मानव की जो रक्त प्रणाली है वो कैसी है, डाई सर्कुलेटरी या फिर द्विपरिसंचरण प्रणाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में रक्त कैसा होता है, प्योर होता है, शुद्ध रक्त होता है। इस पूरी क्रियाविधि को होने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। इस पूरी कार्यविधि को होने में कितना समय लगेगा, 0.8 सेकेंड। दूसरा देखिए आपके हृदय में टोटल 4 साउंड होती है। जब दोनों वॉल ओपन होते हैं तो 2 साउंड लब की, और जब वॉल क्लोज होते हैं तो 2 साउंड किसकी, डब की। लेकिन लब वाली दोनों साउंड एक साथ और डब वाली दोनों साउंड क्या होती हैं, एक साथ होती हैं। तो हमें कितनी साउंड सुनाई देती हैं एक बार में, 2 साउंड, लब और डब। दूसरा लब और डब की धमनी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 0.5 सेकेंड। कितना डिफरेंस होता है, 0.5 सेकेंड। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हृदय की धड़कनों को सुनने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं, जो डॉक्टर अपने कानों में लगा के रखते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, स्टेथोस्कोप। उसको हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। आगे हम डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर, जिसको हम कहते हैं रक्तचाप। क्या कहेंगे, रक्तचाप। देखिए रक्तचाप को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं उसको हम कहेंगे स्टेथोस्कोप। क्या कहेंगे, सॉरी, स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या कहेंगे, स्फिग्मोमेनोमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हृदय की रक्तचाप को मेजर किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, स्फिग्मोमेनोमीटर। और एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो कितना होता है, 120/80, जिसको हम कहते हैं
सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, क्या कहेंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और इसको किस में मेजर किया जाता है, mmHg, किस में मेजर करते हैं इसको, पारे में मेजर किया जाता है। तो एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो क्या होता है, 120/80 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। और इसको किस में मेजर करते हैं, पारे में इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। देखिए रक्तचाप क्या होता है, आपकी धमनियों की दीवारों, रक्त के द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही हम क्या कहेंगे, रक्तचाप कहेंगे। यहाँ पे आगे हम बात करें, देखिए आपका हृदय जो है वो किसका बना होता है, मसल्स का बना होता है, एक स्पेशल टाइप की मसल्स का बना होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स। और आपके हृदय का जो स्टडी है, अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। और हम बात करें इसकी रक्तचाप की, तो रक्तचाप क्या होगा, रक्तचाप का मतलब क्या होता है कि रक्त के द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही हम क्या कहेंगे, रक्तचाप कहेंगे। तो आपका हृदय मांसपेशियों का बना होता है, इसको भी किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से महाधमनी से दो धमनियाँ निकलती हैं, जो एक लेफ्ट साइड में आती है और एक किधर जाती है, राइट साइड में, जो आपके हृदय की मसल्स को, मांसपेशियों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। यदि इन धमनियों में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है, तो आपकी हृदय की मांसपेशियों को क्या नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हार्ट अटैक। क्या कहेंगे, हार्ट अटैक कहेंगे। दूसरा, कई बार क्या होता है, जब हम ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे हृदय में अचानक एक तीव्र दर्द होता है और उस दर्द को हम क्या कहते हैं, एंजाइना। क्या कहते हैं, एंजाइना, जो कि नॉर्मली ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। थर्ड, यदि हम हार्ट फेलियर की बात करें, तो हार्ट फेलियर क्या होता है, हृदय का नीले का कार्य करना नीले यदि कार्य करना बंद कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्ट फेलियर। उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।